गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। तो जैसे कि मैंने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो बस ये है कि ज़िंदगी में एक बार आप अपने टैलेंट को ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि ये लगे कि जो हमारे पास टैलेंट है वो कहीं दब नहीं तो नहीं गया है, जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल तो हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है या जो ये पद है, वह उन लोगों के लिए अधिक सार्थक है जो लंबे समय से या तो शैक्षणिक संस्थाओं से या शिक्षा से जुड़े हैं या जुड़ने की आशा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। जो भी ABCD जानकारियां हैं उसको हम आपको उपलब्ध कराएं और आशा करता हूं कि आप लोग इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या जो अब तक आपके मन में भ्रांतियां थीं, कोई बात था, कोई विचार थी, कोई प्रश्न था, वो अब दूर होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी जीरो से कैसे करें। देखिए, जो भी सामान्य तौर पर क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड के टीचर, सेकेंड ग्रेड के या थर्ड ग्रेड के टीचर, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अपना कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर ये लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि वो आगे बढ़े और आगे उस मुकाम से आगे बढ़ना। या जो बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में वर्तमान में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रश्न होता है कि आगे हमें क्या करना है। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी तैयारी है, एक ऐसी परीक्षा है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा पद है जो आपको समाज में गरिमा पूर्ण जीवन जीने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चूंकि मैं आपको एक विषय से अवगत कराऊं कि हाल ही में मध्य प्रदेश भर्ती से संबंधित कैलेंडर जारी हुए हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से जिस परीक्षा का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया गया, वह परीक्षा अब लगभग अपने नियमित स्वरूप में आ चुकी है और उस परीक्षा का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती की परीक्षा। ठीक है, तो अब ये सुनहरा मौका हम सबको नहीं जाने देना है। आप लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं आपको इस विषय से संबंधित A to Z सारी जानकारी, मैं अपना पूरा अनुभव जो विगत 10 वर्ष से 11 वर्षों का रहा है विभिन्न राज्यों में, इससे मैं आपको पूरा अवगत कराऊंगा, पूरा मैं आपको प्रदान करना चाहूँगा, क्योंकि अनुभव बांटने से ही बढ़ता है ज्ञान की तरह, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो आइए हम बात करें कि इसकी तैयारी जीरो से कैसे करें। सामान्य तौर पर कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे अंदर उसकी आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगी तो खाना खाने के लिए हम हाथ बढ़ाते हैं। तो ठीक है, वैसे ही जब आपको आर्थिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार को आपको लगे कि हाँ, मुझे इस प्रकार की प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, मान सम्मान की ज़रूरत है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसकी तैयारी करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है नहीं, मैंने इतनी शैक्षणिक गतिविधियाँ करने के बावजूद भी अगर मैंने कोई अच्छा पद नहीं लिया, पोस्ट नहीं लिया, तो फिर बेकार है। सामान्यतः यह परीक्षा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो अभी MA, MSc या MCOM की परीक्षाओं को पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे B.Ed हुआ, D.Ed हुआ, इन कोर्सों को करने में थोड़ी महंगाई, अर्थात 1 से सवा लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है ना, होता भी है। और इन कोर्सों को करने के बाद भी ऐसा लगता है कि नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब का भय हमेशा बना रहता है। क्योंकि अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो बिना किसी पैसे या आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी इस परीक्षा की तैयारी और इसको क्रैक करने का आसान तरीका रहता है। तो थोड़ा हाँ, ये एग्ज़ाम हायर लेवल का है, थोड़ा अन्य की अपेक्षा पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर बेहतरीन स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो और अनुभव आपके साथ हो, बड़ों का, है ना, बड़ों का साथ हो, भगवान का आशीर्वाद हो, सब कुछ मिल जाए आपको,
तो फिर ये क्रैक करने में समय ज़्यादा नहीं लगता। तो इस पे हम बात करेंगे कि तैयारी जीरो से कैसे करें। देखिए, इस तैयारी को मैंने पहले ही बताया कि जो कॉलेज में बच्चे हैं और जो ऑलरेडी कॉलेज पास आउट हैं, पीजी कर चुके हैं या पीजी कर रहे हैं, उनके लिए साथ ही साथ में जो हमारे घरों में, समाज में गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी शैक्षणिक अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा पुरुषों की अपेक्षा। प्रायः ये देखने को मिलता है कि जो गृहिणी होती है उसके पास सारी डिग्री होती है, लेकिन एक कमी होती है कि सही मार्गदर्शन और घर बैठे यदि किसी परीक्षा की तैयारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये ऐसा पद है, हर कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माना जाता है। तो इस पोस्ट के लिए, इस तैयारी के लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए इसमें जीरो से कैसे करें, तो मैंने आपको बताया सामान्यतः शैक्षणिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, शैक्षणिक क्षेत्र वाले जो जुड़े हैं, मतलब खास तौर पर जो टीचिंग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, या फिर प्राइवेट जॉब, जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर उन्हें 4 से 5 घंटा अगर समय मिल जाता है तो उनके लिए पर्याप्त है। बाकायदा एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, आगे हम अभी उस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑलरेडी कॉलेज में क्या है, पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिर ये पेपर कौन कौन दे सकता है, तो इस विषय पर हमने ये चीज़ें हैं। देखिए इसकी कुछ योग्यताएं हैं, अर्थात अन्य परीक्षाओं की भांति इस प्रकार की परीक्षा में कुछ शैक्षणिक मानदंड रखे गए हैं जिसको पास करना ही अनिवार्य है। जैसे सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया है थोड़ा सा लेट है। लेट का मतलब यह है कि कम से कम आपको एकेडमिक तौर पर 15 साल, अर्थात 15वीं के बाद जो 17वीं सामान्यतः कहते हैं, एमए, एमएससी या एमकॉम, या फिर हम उसे कहें सामान्य भाषा में पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं, वो आपको करना अनिवार्य है। अर्थात आपको पीजी, जिसमें हम सामान्यतः एमए कहते हैं, एमएससी कहते हैं, है ना, या फिर एमकॉम कहा जाता है, एमकॉम कहा जाता है, इस प्रकार या इस स्तर की परीक्षा को पास करना बहुत जरूरी है। और यह जो परीक्षा है यह आपको कम से कम 55% अर्थात 55% के पास करना ही पड़ेगा। न्यूनतम अंक जो आपका दोनों वर्ष का होगा वह 55% होना ही चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ छूट भी है, जैसे जो आरक्षित वर्ग है उसको 50%, किसको, आरक्षित वर्गों को 50% तक रखा गया है कि कम से कम आपको पीजी में 50% आना ही चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, पहली कंडीशन पीजी है और दूसरी कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं, जिसको हम सामान्यतः सुनते आते हैं नेट या फिर सेट, SASET। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। चूंकि इस परीक्षाओं के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, बहुत ही आसान है। वर्ष में 2 बार होती हैं। कितनी बार होती है नेट की परीक्षा? वर्ष में 2 बार होती है। और ये 2 बार वर्ष में प्रायः ये देखा जाता है संभवतः कि ये जून महीना और दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक जनवरी में होती हैं। क्योंकि पहले ये ऑफलाइन होता था तो एक दिन ही इस प्रकार की परीक्षाएं संपन्न हुआ करती थीं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऑनलाइन होने के कारण यह सप्ताह से 10 दिन तक भी यह परीक्षाएं चलती है। ठीक है, यह अभी ऑनलाइन है। बीच में अभी एक दिन एक शिफ्ट में हुआ था कि जैसे ऑफलाइन करा दिया गया था, लेकिन चांसेस ये हैं कि ऑनलाइन ही चलती रहेंगी। नेट में कंडीशन ये है कि पहले आप 55 और आरक्षित वर्ग 50% लेकर आए, फिर पीजी करने के बाद आप नेट या सेट का पेपर देंगे। सेट जो होता है हर राज्यों में होता है, अलग अलग स्तर पे अलग से फॉर्म निकलते हैं। क्राइटेरिया यही रहेगा, आपको ये चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी पहली कंडीशन को। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि नेट जो है
वह व्यक्ति पीजी करने के बाद देगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन ये है कि नेट में 2 पेपर होते हैं, वो हम किसी और दूसरे लेक्चर्स में बात करेंगे। 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ की तरह होता है और जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट होता है जो पीजी में है, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का पैटर्न है लगभग क्या है, एक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में साक्षात्कार होता है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो समझा आपने, पहली कंडीशन है पीजी, दूसरा है नेट। ये वर्ष में 2 बार होता है। यूजीसी और सीएसआईआर जैसे संस्थाओं के द्वारा यह कराया जाता है, यूजीसी और सीएसआईआर। चूंकि ये दोनों में अंतर बहुत विशेष नहीं है, लेकिन आप इतना समझिए मोटे तौर पर कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह आर्ट्स से संबंधित अर्थात कला वर्ग एवं वाणिज्य से संबंधित विषयों में नेट करवाता है और सीएसआईआर प्रायः विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित विषयों में एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक, तो अगर आपने नेट या सेट को क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आती है तीसरी कंडीशन, जो कि अथवा में है। बताते हैं पहले तीसरी कंडीशन अथवा क्यों। अथवा इसलिए कि या तो पीजी के बाद आप नेट करिए या सेट करिए, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देंगे, या तो फिर पीजी के बाद आप नेट सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने या फिलअप करने या उसके एग्जाम को क्रैक करने की योग्यता आपको हासिल हो जाएगी। तो ठीक है, या तो पीजी हो, नेट हो तो भी आप एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर पीजी और पीएचडी हो तो भी देंगे। हाँ, इन सब के साथ पीजी, नेट, पीएचडी हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बनेंगे ही, लेकिन भविष्य में आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जो कि शैक्षणिक तौर पर सबसे उच्च पद होता है किसी भी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में, वह आप बन सकते हैं। फिलहाल जो हमको जहां पर एकाग्र होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो एमए में 55% आपका आना अनिवार्य है, कैटेगरी 50%, और साथ ही साथ हमको एनईटी या सेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है। थोड़ा सा यहाँ डाउट ये होगा आप लोगों को कि सेट में सर कितना परसेंटेज होना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, मिनिमम की तो बात होती है कि कम से कम आपका 40% मार्क्स आना चाहिए, कैटेगरी 35 आना चाहिए, इस तरह से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 50% मार्क्स भी आ जाता है, नंबर्स भी आते हैं नेट या सेट में, तभी भी हो सकता है कि आपको इसकी मार्कशीट न मिले या आपको रिजल्ट में पास न दिखाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि नेट में जितने भी बच्चे बैठते हैं, मान लीजिए इसमें बच्चे बैठे हैं कितने, टोटल 10। इन 10 बच्चों में वो पहले से ही डिसाइड कर देता है कि हम 4 लोगों को, कितने लोगों को, 4 लोगों को हम मार्कशीट देंगे, अर्थात हम पास मानेंगे, बाकी 6 लोगों को हम क्या मानेंगे, फेल मानेंगे। तो प्रायः इस आधार पर होता है कि ऊपर के 4 रैंक कौन से हैं, 1 2 3 4, वो मान लेता है कि 4 बच्चों का होगा। प्रायः ये देखा जाता है कि जो 4 बच्चे होते हैं ना, वो 60% तक मार्क्स लाते हैं, 55 to 60% तक मार्क्स इनके आते हैं, और इस आधार पर ये चुन लिया जाता है कि आप लोग नेट को क्वालिफाई कर चुके हो। इसके साथ साथ में एक छोटा सा और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, वो है जेआरएफ, है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप? जूनियर अर्थात छोटा, रिसर्च मतलब शोध, और फेलोशिप मतलब, फेलोशिप से प्राय हम छात्रवृत्ति के तौर पर समझते हैं। होता क्या है, जब इन 4 बच्चों में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी चीज है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको शैक्षणिक आपकी समय या जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस दौरान नेट शेट में यदि आप लगे हैं और इस एग्जाम को आप क्रैक करते हैं अर्थात जेआरएफ होते हैं, तो आपकी आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो दूर हो जाएंगी। आपको शोध करने का जो फंड आता है, जो पैसे मिलते हैं, जो आपको आर्थिक सहायता देती है सरकार, वो काफी हद तक बहुत सुकून और बहुत सहायक होती है। ठीक, तो जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता क्या है, देखिएगा। जैसे ये नेट हमने कहा कि 4 लोगों को ऊपर के 4 रैंक जो होंगे उनको मान लिया जाता है कि भाई आप नेट पास हो, तो उसमें से लगभग 1 से 1.5%, कितना, 1 से 1.5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊपर वालों को यह माना जाता है कि भाई आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, आप टॉप में भी टॉप हो, तो हम आपको रिसर्च करने के लिए या पीएचडी करने के लिए अगर आप आगे एडमिशन लेते हैं तो हम आपको पर मंथ
कुछ रुपयों की सहायता करेंगे और ये रुपए हर कैटेगरी के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। और ये मानिए कि 40,000 रुपये प्रति माह से ये वर्तमान में अधिक ही है। ठीक, राजीव गांधी फेलोशिप के तहत ये चीज़ें दी जाती हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, ये हो गया पीजी पहली कंडीशन, दूसरी नेट, और ये पीएचडी। पीएचडी इसलिए क्योंकि प्रायः 3 से 4 वर्षों में आपकी पीएचडी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। तो आप यहाँ एक बात एकदम क्लियर हो जाइए कि पहले आपको एमए में या आपका जो पीजी है, एमकॉम है, एमएससी है, उसमें आपको 55% लाना है अनरिजर्व कैटेगरी को, और साथ ही साथ आपको नेट या सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। याद रखिएगा, पास नहीं करना है, क्वालिफाई बोला जाता है, क्योंकि जो पास करने की बात है 40%, वो तो लगभग आधे से अधिक लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको ऊपरी तौर पर अर्थात 55 के ऊपर लगभग 60% मार्क्स लाना जरूरी है, और उसकी सही स्ट्रेटजी हो। मेरा अनुभव, मैं कहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं, अब तक पढ़ाते आया हूं, उस आधार पर इसमें कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। बस स्ट्रेटजी और अनुभव हमारा, मेहनत आपकी। बस आपको रहना क्या है, अपनी तरफ से पूरी तरह से समय देना है और अनुशासित रहना है। जो सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं, कोर्स आगे बढ़ेगा लेक्चर बाय लेक्चर, आप बस उसमें हमसे जुड़े रहें और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, तो तीसरी चीज़ें हैं, कौन दे सकता है, ये हो गया। और उसके बाद आता है प्रीलिम्स। किसकी, ये 2 फेजेस में किसकी, प्रश्न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है। पहला चरण है प्रीलिम्स। प्रायः प्रीलिम्स इसलिए क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, मेंस नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह बहुविकल्पीय टाइप की पेपर्स होते हैं जिसमें आपको केवल टिक लगाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन इस तरह से रहता है, तो कोई एक ऑप्शन पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो ये लिखित परीक्षा नहीं होती, इसमें केवल प्रीलिम्स होते हैं, बहुविकल्पी टाइप के पेपर होते हैं। और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इस प्रीलिम्स में होते हैं कितने, 2 पेपर। कौन से 2 पेपर? 2 पेपर में एक फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकंड पेपर। रुके रहिएगा, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स यदि आपने क्वालिफाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ता है। चूंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर्स को अगर आप क्वालिफाई करना है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और पहला और दूसरे पेपर में कितना कम से कम लाना पड़ेगा, और तत्पश्चात कितना नंबर लाएं कि हम पास ही हो जाएं। नंबर तो आजकल आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम का जो कट ऑफ है, अर्थात न्यूनतम जो मार्क्स होता है, नंबर होता है, वो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। लेकिन आप ये भी बात समझिएगा कि जो ऊपर होते हैं ना, जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और जो बहुत कम लाते हैं वो बहुत कम लाते हैं। अर्थात 2 ही कैटेगरी है बीच का, या तो आप मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत हैं, या तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, फॉर्म वगैरह डाल देते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, इस तरह से आपको आंकड़े बता दिए जाते हैं। चूंकि जो मेहनत करते हैं, जो पास होते हैं इस प्रकार के एग्जाम में, वो मेहनत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं भाई, वो पास हुए हैं अर्थात मेहनत किए हैं, और फेल हुए हैं तो मतलब मेहनत नहीं किए हैं। क्योंकि आपके प्रयास, आपकी गतिविधियां कोई नहीं देखता, बल्कि आपका रिजल्ट देखा जाता है। ये सभी को पता है कि आपके संघर्ष को पारितोषित नहीं किया जाता, बल्कि आपके रिजल्ट को पारितोषित किया जाता है। अगर आप पास हुए मतलब पढ़ाई कर रहे थे, आपकी स्ट्रेटजी सही थी। अगर आप फेल हुए तो लाख स्ट्रेटजी आप बताओ, लाख आप रात भर जागो, कुछ भी कर लो, आपने पढ़ाई नहीं की है, ऐसा लोग कहते हैं, और है भी। क्योंकि पास होना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं तो आपका उद्देश्य पास होना ही चाहिए, और वो पास आप तभी होंगे जब आपकी स्ट्रेटजी सही होगी, सही रणनीति होगी, अनुभवों का आपके साथ मिश्रण होगा, है ना। सीनियर्स जो होंगे अगर वो आपको गाइड कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो हम तो हैं ही फिलहाल। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, ऑनलाइन जैसी सुविधाएं अब तो धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं पिछले कोविड के दौरान से ही।
तो फिर इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों में जाएं आप, रहने का, खाने का, हर तरह का खर्च करें, वहाँ का डिसमैनेजमेंट झेलें, कुप्रबंधन आप देख ही रहे हैं हर जगह है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप बचें और अपनी पूरी जो ऊर्जा है ना, किसी एक स्थान पर, आप घर के कमरे में हैं, कहीं भी हैं, बैठ के आप वहाँ पे लगाइए, लाइब्रेरी है, कहीं भी है, उसको लगाइए। आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ, अनुभव के साथ, मेहनत के साथ अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है तो इससे बढ़िया क्या है। तो बात कर रहे थे हम ABCD की बात यहाँ कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रीलिम्स होता है और इंटरव्यू होता है। तो अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं वो क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। देखिए, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है या फिर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या आप किसी भी दूसरे स्टेट में जब आप जाएंगे तभी भी आपको PG प्लस नेट के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे सकते हैं। बट प्रश्न ये उठता है, क्या सिलेबस जो है, जो हमारी अंक योजना है, क्या उसी समान रहेगी। तो इसका उत्तर है अंक योजनाएं समान नहीं रहती, लेकिन इसका जो प्रारूप है अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर ये एक ही जैसे रहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ 50 क्वेश्चन है तो प्राय ये देखा गया है कि सारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन ही होते हैं और सेकेंड प्रश्न पत्र में अक्सर क्वेश्चन की संख्या घट या बढ़ सकती है। जैसे हरियाणा में अभी फॉर्म पिछले महीने बंद हुआ है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहां का थोड़ा सा प्रारूप अलग है। वहां फर्स्ट पेपर जो यहाँ है सामान्य ज्ञान वो है, सेकेंड पेपर थर्ड पेपर भी है। सेकेंड का मतलब यह है कि विषय से लेंगे और थर्ड पेपर लिखित लेंगे। तो वहां का प्रारूप देखा जाए एक तरह से तो एकदम PSC जैसा है, जैसे राज्य सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं अधिकारी स्तर पर। ठीक है, तो वहां की हम बात नहीं करेंगे, हमको मध्य प्रदेश पर ही फोकस करना है, इसके पैटर्न को समझना है और भी चीजों को हम दूसरे वीडियोज में समझेंगे। देखिए, मैंने कहा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, ये आपका MP हायर एजुकेशन है ना, वैकेंसी करती है, कंडक्ट कराती है, परीक्षाओं का जिम्मा इसके पास होता है। सारी बाकी भर्ती प्रक्रिया कहाँ किस कॉलेज में आपको चाहिए वो सब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है। फिलहाल हमारा काम केवल ये है, पहला हमारा चुनौती यही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर हम परीक्षाओं को क्रैक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम MP हायर एजुकेशन पहुंचेंगे। पता चला कि इंदौर हम पार ही नहीं कर पा रहे हैं और हम भोपाल की सोच रहे हैं, तो ये संभव नहीं होता भी। ठीक है, तो आइए इस पर चर्चा करें। 50 क्वेश्चन होते हैं और पूर्णांक जो होता है मैक्सिमम मार्क्स तो 2 होते हैं, 200 होता है। अर्थात एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है, 4 नंबर का होगा और उसकी अवधि होती है 1 घंटा और ये पर्याप्त है। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन अर्थात 60 मिनटों में 50 क्वेश्चन पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं होती, बस बाकायदे प्रैक्टिस की और सही रणनीति हो। ठीक, द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो संबंधित विषय से होता है और संबंधित विषय से तात्पर्य यह है कि जिस एग्जाम अर्थात जिस विषय में आपने PG किया है, आपने नेट दिया है और उस विषय से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो, तो उस विषय से आपको आएंगे कुल 150 प्रश्न और जिसमें से पूर्णांक होगा 600 मार्क्स का। और ये जो होगा अर्थात एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 नंबर का, और इसकी अवधि है 3 घंटे। अर्थात सेम वही चीज है कि 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस एवरेज या इस औसत से आगे बढ़ते हैं। दोनों का योग 800 नंबर का है और 100 नंबर का क्या रखा गया है, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू रखा गया है। चूंकि अगर आपके मार्क्स, सिंपल स्ट्रेटजी है इस परीक्षा को क्रैक करने के, यदि आपके मार्क्स इन दोनों पेपरों में फर्स्ट और सेकेंड में बहुत अच्छे आते हैं और किसी को लगता है कि सर मैं इस फील्ड से बहुत बाद में जुड़ा हूँ कंपटीशन से, या फिर मुझे इंटरव्यू जैसे शब्द या फिर उस परिस्थिति को मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा भाई, ये इंटरव्यू वगैरह बहुत बड़ी चीज़ होती है, या फिर मेरा व्यक्तित्व तो वैसा नहीं है, या मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना, आत्मविश्वास जैसी की कमी होती है, तो ठीक है, उस चीज़ों को तो दूर किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या बहुत अच्छा सुधार नहीं होगा, तो आप
इस पहले पेपर और दूसरे पेपर में आपको बहुत विशेष मेहनत और स्ट्रेटजी से, रणनीति से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ अगर रह जाएगी तो यहाँ से उसकी भरपाई होनी है। ठीक है, तो ये बात, टोटल अंक जो है वो 900 का होता है। आप इसके पीछे मत जाइए, बस आप इतना समझिए कि पहले प्रश्न में 50 प्रश्न, दूसरे में 150, दोनों का योग 200 क्वेश्चन, 800 मार्क्स है, इंटरव्यू 100 नंबर का है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य तौर पर प्रथम प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान ही पूछा जाता है। अर्थात प्रायः जो आप कांस्टेबल का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के टीचर का एग्जाम है, या पीएससी प्री की बात है, जो भी मध्य प्रदेश में परीक्षाएं विभिन्न स्तर पर आयोजित होती हैं, जो मध्य प्रदेश का जीएस उसमें पूछता है, सेम वही जीएस है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि पोस्ट बहुत बड़ा है तो क्या इसके जीएस का लेवल अलग होगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि प्रश्न बैंक जो होते हैं ना, बंच ऐसे बने होते हैं, उसमें से ही क्वेश्चन निकाले जाएंगे, उसी स्तर के होंगे। हाँ, द्वितीय प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की प्रकृति होती है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर होता है, और वह बदलाव जो होता है वो सार्थक होता है, सही होता है, किसी को उससे कोई चुनौती उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल अगर आप मेहनत करेंगे तो, आप पढ़ेंगे तो, फिलहाल अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, कोई आपका कोई नोट्स ही नहीं होगा प्रॉपर, है ना, प्रॉपर क्लास नहीं होगी, तो फिर तो भाई आपको हर चीज बहुत बड़ी और बहुत चुनौतीपूर्ण लगेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आप सही हैं, आप यहाँ आए हैं तो उस चुनौती का जो भी सामना आपको करना है, जो भी आपके इस परीक्षा को पूर्ण करने में ब्रेकर है, उसको हटाने का काम है हमारा, तो उसको हम अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करेंगे, अब आपका सहयोग हो बस। तो इस प्रकार हमने देखा कि एमपी जीएस का ये पोर्शन होता है। अब बात कर लेते हैं संबंधित विषय का। संबंधित विषय का अर्थात ये है कि जैसे आपका विषय हुआ भूगोल, तो भूगोल से संबंधित इसमें क्या होते हैं, पूरे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 150। या तो फिर आपका विषय हुआ हिंदी, तो हिंदी से संबंधित आपको क्या होते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों परीक्षाओं को पास करने का क्या है, न्यूनतम चीजें क्या है, मतलब न्यूनतम अंक कितने आने चाहिए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपके बहुत नंबर कम आ जाए, तो आप हो सकता है कि फेल भी हो जाए, क्योंकि एक मिनिमम रहता होगा कि हाँ भाई चलो इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो कम से कम ये है कि इन दोनों को मिला के सरकार ने बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी है कि हो सकता है किसी का सब्जेक्ट अच्छा ना हो, किसी का, है ना, प्रथम प्रश्न ना हो अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों अगर हम बेहतर कर पाए सब्जेक्ट में, थोड़ा आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन 40% अगर हम मार्क्स लाते हैं, कितना, 40% नंबर इसमें भी और इसमें भी, और दोनों मिलाकर भी कितने होते हैं, 40%। मतलब इस एग्जाम में 40% मार्क्स आपको लाने क्या है, अनिवार्य हैं। इतना तो आपको आना चाहिए, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में रखे जाएंगे। सेम उसी की बात ही जैसे मैंने आपको नेट में बताया था कि हो सकता है कि एक मिनिमम जो उन्होंने रखी है क्राइटेरिया कि इससे कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, अर्थात आप लिस्ट से बाहर, तो वैसे ही ठीक इसके साथ भी है। अगर 10 बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दिए हैं और 40% के ऊपर कम से कम 6 लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि 6 लोगों का सिलेक्शन हो, बल्कि जितनी पोस्ट होगी, मान लीजिए 4 पोस्ट है तो 4 लोगों का सिलेक्शन होगा और 2 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, और बाकी तो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर रहे हैं, तो बात ही उनकी नहीं करनी है। तो आपको समझ में आई ये बात। कम से कम दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर, दोनों पेपर्स को मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाने हैं, और कोशिश ये करनी है कि 40% मार्क्स नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। अब ठीक नेट की भांति, जैसे उसमें हमने बताया आपको कि 55 या 60% के बीच में यदि आप लाते हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट का 62% चला जाता है, कुछ सब्जेक्ट का 55% रहता है नेट में, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। हर सब्जेक्ट का जो मेरिट होती है, कट ऑफ होता है, वो अलग अलग होता है। तो जैसे आपका पेपर कोई भी है, उसका संबंधित विषयों का अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये 40% लाने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएं, आपको लाने होंगे मैक्सिमम मार्क्स,
तो जैसे नेट में 55 to 60% आपके मार्क्स आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें जो होता है प्रायः 60 प्लस मार्क्स, कितने 60 प्लस मार्क्स अगर आपके प्रतिशत आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बहुत ही समीप होते हैं। क्योंकि इसमें घटाव बढ़ाव 65, किसी किसी विषय में 68, 63 इस तरह से मेरे जाता है कट ऑफ, है ना। वो संबंधित विषय पर निर्भर करता है या प्रश्नों की प्रकृति कैसी आई है उस पर निर्भर करता है ना। बैठने वालों की संख्या कितनी है, पोस्ट की संख्या कितनी है, इन बातों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या होगा। फिलहाल उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको केवल लेना देना है तो अपनी मेहनत से, सफल रणनीति से और अनुभव से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यदि समावेश हो जाए तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये अन्य परीक्षाओं की तरह ही है, जहाँ लोग पास करते यहाँ भी वैसे ही लोग पास करते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन नहीं होता, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होता। हम और आपकी तरह ही होते हैं जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं। लेकिन बेसिक की चीज़ें ये हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो यदि तन मन ढंग से किया जाए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्ज़ाम बार बार नहीं आती, तो इसको आप एक सुनहरा मौका है, आप इसे मौके को भुनाइए और एक बार ज़िंदगी में जो आपके पास टैलेंट है आप उस टैलेंट का इस्तेमाल करिए। क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में एक लेखक हैं जॉन मिल्टन, उनकी एक बहुत बड़ी उपन्यास है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उस पूरे उपन्यास का एक ही सार है कि वह व्यक्ति जॉन मिल्टन वह जन्म से ही अंधे हैं, और अंधे होने के बावजूद भी सूरदास की तरह उन्होंने उपन्यास लिखा है। और उस उपन्यास को उनकी बेटियों ने लिखा है, अर्थात वो बोलते थे हर चीज़ को। उनकी बेटियां, 4 बेटियां थी, वो लिखती रहती थी, खेलते कूदते किसी भी तरह से आगे पीछे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने उस उपन्यास को सृजित किया है। तो उस उपन्यास का मूल एक ही है कि अगर इस पृथ्वी से प्राण जाते हैं, जान जाती है, जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर आपसे पूछेगा कि भैया जो हमने आपको मनुष्य बना के भेजा था, और मनुष्यों में खास बात यह है कि जो हमने आपको टैलेंट दिया था, उस टैलेंट का आपने इस्तेमाल कितना और कैसे किया, तब आपका उत्तर उस ईश्वर के सम्मुख क्या होगा। बस इसी प्रश्न पर पूरा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो उपन्यास है आधारित है। बहुत अच्छे उपन्यास है। फिलहाल ये मौका है जो है उपन्यास पढ़ने का कम है, बल्कि इस परीक्षाओं को तैयारी करने का ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में इस परीक्षा आयोजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम आगे बात डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।